सुनो सनामा पाठ पढ़ावा, आओ बच्चों सुनो सनामा पाठ पढ़ावा। तो सुन के हुंदा पूरा याद सैंस पंजाबी अते हिसाब, ओ लगे अंग्रेजी भी प्यारी हिंदी समाज क पढ़ लो सारी। चंगियां गल्लां गीत भी गावा, सुनो सनावा पाठ पढ़ावा, सुनो सनावा पाठ पढ़ावा। दुआपा रेडियो। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਿੱਟ ਤੇ ਫਾਈਨ ਹੋ, ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਟੱਕਵਾਲਾ, ਬਲਾਕ ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ। ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੋ ਸੁਨਾਵਾ ਪਾਠ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ 5th ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। लेसन है सेकंड, दूसरा पाठ, जब मैं पढ़ता था। पाठ का नाम क्या है? जब मैं पढ़ता था। बेटा पाठ पढ़ने से पहले आप मुझे बता सकते हो राष्ट्रपिता के नाम से या बापूजी के नाम से किसे जाना जाता है? हाँ जी, वेरी गुड। बापूजी के नाम से महात्मा गांधी जी को जाना जाता है, क्योंकि वो हर किसी की मदद करते थे ना। हर कोई उनको पिता कह के बुलाता है, राष्ट्रपिता के नाम से या बापू के नाम से उनको जानते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें लेखक ने मैं या मेरे के माध्यम से बताने का प्रयास, पाठ को लिखने का लिखा है और इसमें गांधी जी के बारे में लगता है कि जैसे गांधी जी ही बोल रहे होते हैं, गांधी जी अपनी जीवनी बता रहे होते हैं। पहले लिखा है उन्होंने, लेखक ने, मेरे पिताजी करमचंद गांधी थे। वह राजकोट के दीवान थे। वह सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वह सदा उचित न्याय करते थे। मेरे माताजी का नाम पुतलीबाई था। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। वह धार्मिक विचारों की महिला थी। पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थी। इन्होंने इसमें बताया है कि गांधी जी क्या कह रहे हैं कि उनके पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी, और वो राजकोट एक जगह का नाम है, उसके दीवान थे। वह सत्यप्रिय थे, सत्य बोलने वाले थे और साहसी थे, किसी से डरते नहीं थे और उदार व्यक्ति थे। वह सदा उचित न्याय करते थे। और उन्होंने कहा कि जो उनके माता पिता थे उनका नाम क्या था? पुतलीबाई, और उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। हर किसी के साथ वो मीठा बोलती थी। वह धार्मिक विचारों की महिला थी। कभी भी पाठ मतलब कि नहाने के बगैर या साफ हाथों से स्वच्छ कपड़े, साफ सुथरे कपड़े बिना, पाठ किए बिना खाना नहीं खाती थी, भोजन नहीं ग्रहण करती थी। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी आयु 7 वर्ष की हो गई। पाठशाला से फिर ऊपर के स्कूल में, वहां से हाई स्कूल में गया। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर भी एक जगह का नाम है, वहां पे उनका जन्म हुआ, वहां पे वो पैदा हुए। और उनके पिताजी जब राजकोट गए तो उनकी उम्र सिर्फ 7 साल थी, 7 वर्ष थी। और वहीं से वो फिर पहले छोटे स्कूल में पढ़े, फिर उसके बाद हाई स्कूल में गए। एक बार पिताजी श्रवण पितृ भक्ति नामक नाटक की एक किताब खरीद लाए थे। मैंने उसे बड़े शौक से पढ़ा। उन्हीं दिनों शीशे में तस्वीरें दिखाने वाले लोग आया करते थे। तभी मैंने अंधे माता पिता को बहंगी पर बिठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन बातों का मेरे मन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। मन ही मन में मैंने कहा, मैं भी श्रवण कुमार की तरह बनूंगा। अब गांधी जी इसमें पाठ के माध्यम से क्या बता रहे हैं, लेखक क्या बता रहे हैं गांधी जी के बारे में, कि जब वो छोटे थे ना तो उनके पिताजी ने उनको श्रवण पितृ भक्ति नामक एक नाटक की किताब ला के दी। तो वो जो किताब थी ना, उनने उसको बड़े ध्यान से पढ़ा। और जब वो ऐसे ही कहीं जाते थे तो जब आपको पता ना, थोड़ी थोड़ी टाइम आप भी कहीं जाते हैं तो आजकल भी ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि जब मेले में जाते हैं, छोटे छोटे बक्से होते थे उस टाइम, तो उसमें तस्वीरें होती थी और एक आंख से हम एक आंख बंद करके एक आंख से देखते थे, उसमें छोटी छोटी तस्वीरें चलती थी। और जब वो घुमाता था ना उसको दिखाने वाला आदमी, तो वो तस्वीरें घूमती थी, ऐसे लगता है चलती हैं। तो इन्होंने भी
वो देखा और उसको देख के इनके मन में लगा कि मैं भी श्रवण कुमार की तरह बनूंगा। आपको पता है श्रवण कुमार कौन थे? श्रवण कुमार बेटा एक बालक थे और उनके माता पिता अंधे थे। वो बहुत उनकी सेवा करते थे, सच बोलते थे और बहुत सत्यवादी थे और हमेशा अपने पिताजी की और माताजी की बात मानते थे। पितृभक्त थे, यानी कि पिताजी की बात मानने वाले। तो एक बार उनके पिताजी ने इच्छा जाहिर की कि बेटे हम तो अंधे हैं, तो हमें तीर्थ जो स्थान होते हैं उनकी यात्रा करनी है। तो उन्होंने अपने पिताजी की बात सुनी और उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने, अब दोनों ही उनके माता पिता अंधे थे, तो उन्होंने क्या किया, जैसे तराजू होता है ना, तराजू देखा ना, दो उसकी साइड लगे होते हैं और जब सामान देते हैं ऊपर नीचे होता है, इसी तरह तराजू की तरह उन्होंने एक भैंगी बनाई 2 टोकरियों से, बड़ी बड़ी टोकरियां लेके ना, तो और कंधे पे लकड़ी रख के ना, माताजी को और पिताजी को ऐसे कंधे पे लकड़ी के साथ टोकरियों में बिठा के उनने पूरे तीर्थ स्थानों की सैर कराई। और इन तीर्थ स्थानों की सैर कराते हुए उनकी एक बार उनको अपने प्राण भी त्यागने पड़े। इस चीज़ का महात्मा गांधी जी के ऊपर बहुत असर हुआ। और कुछ ही समय बाद क्या हुआ कि वो कहते हैं कि मैंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी देखा। जब वो थोड़े बड़े हुए ना, तो उन्होंने सत्य हरिश्चंद्र नामक नाटक भी देखा। अब आप पूछोगे मैडम हरिश्चंद्र कौन है? बेटा हरिश्चंद्र भी एक राजा हुए हैं। वो भी बहुत सत्यवादी थे। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला था और सत्य के कारण ही उन्हें अपने परिवार को भी त्यागना पड़ा। और उन्होंने पर सत्य का साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने कई मुश्किलें भी उठाई और इसी चीज़ का प्रभाव गांधी जी पे भी पड़ा। और उन्होंने जब नाटक देखा, उन्होंने कहा बार बार मुझे उसे देखने की इच्छा होती, हरिश्चंद्र के सपने आते, बार बार मन में यह बात उठती कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों ना बने। यही बात मन में बैठ गई और चाहे हरिश्चंद्र की भांति दुख उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और उन्होंने उसी दिन से बना लिया कि सारे इनकी तरह क्यों नहीं बनते, हरिश्चंद्र की तरह क्यों नहीं बनते। और पर उन्होंने अपने मन में सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चाहे कितना भी मुझे दुख उठाना पड़े, मैं हरिश्चंद्र की तरह ही बनूंगा, कभी भी सत्य के रास्ते को नहीं छोड़ूंगा। और ये चीज़ जब वो छोटे थे ना गांधी जी, तो एक बार ऐसे हुआ भी था कि उनकी कक्षा की जैसे चेकिंग टीम आती है ना, एक चेकिंग टीम आई और सबको पता था। तो अध्यापक साहिबा ने क्या किया कि जितने भी जो उन्होंने पूछने थे ना, छोटे छोटे शब्द लिखवाने थे, वो उन्होंने सारे बच्चों को पहले बता दिए। पर जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने नकल नहीं की, उनको जो आता था उन्होंने वैसे ही लिखा। उन्होंने जो उन्हें शब्द बताए थे ना, उसको सही करके नहीं लिखा अध्यापकों द्वारा बताए गए शब्दों को। तो इस चीज़ से पता लगता है कि वो बचपन से ही सत्यवादी थे, सत्य का रास्ता उन्होंने नहीं छोड़ा था। और बेटे जब आप भी कोई चीज़ पढ़ते हो ना, उसको अच्छी चीज़ें पढ़ते हो तो उसको मन में बिठा लिया करो कि हमने भी वो चीज़ों को फॉलो करना है, उस चीज़ को ध्यान में रख के आगे चलना है। ठीक है, जैसे गांधी जी ने बनाया। फिर आगे वो कहते हैं कि जब मैं केवल 13 वर्ष का था, तभी मेरा विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया था, मगर मेरी पढ़ाई चलती रही। 5वीं और 6ठी कक्षा में तो छात्रवृत्तियां भी मिलती थी। फिर आगे गांधी जी बता रहे हैं कि लेखक गांधी जी के माध्यम से बता रहे हैं कि जब वो 13 साल के थे ना, सिर्फ छोटी सी उम्र ही थी, पहले ऐसे ही करते थे, छोटी छोटी उम्र में बच्चों की शादी हो जाती थी। तो जब वो 13 वर्ष के थे तो उनका विवाह हो गया था। किसके साथ हुआ था? कस्तूरबा के साथ। बाद में उनका नाम पूरा क्या लिखा गया? कस्तूरबा गांधी। पर उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और कहते हैं कि 5वीं और 6ठी कक्षा में तो उनको छात्रवृत्ति यानी कि वजीफा भी मिलना शुरू हो गया था। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाली। सैर करना भी एक प्रकार का व्यायाम ही है। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। अब उन्होंने क्या कहा कि जब वो कोई भी वो पुस्तक पढ़ते थे ना, कोई भी किताब पढ़ते थे, उसको बहुत ध्यान से पढ़ते थे और उस चीज़ का असर उनके दिमाग पे पक्का होता था, मन मस्तिष्क पर पक्का उनका असर वो किताबें छोड़ जाती थी उन पर। तो उन्होंने ऐसी ही किताब में पढ़ा कि जो घूमना होता है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है और खासकर खुली हवा में सैर करना। तो उन्होंने तब से ये सोच लिया कि मैं खुली हवा में सैर करूंगा, क्योंकि इससे शरीर भी मजबूत होता है और व्यायाम ये एक तरह का व्यायाम ही है। व्यायाम मतलब बेटा, व्यायाम मतलब कसरत। ठीक है, याद रहेगा, व्यायाम शब्द का अर्थ कसरत। फिर वो आगे कहते कि एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की जरूरत नहीं, यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मुझे बहुत पछतावा होता और बाद में मैंने इस बात को इस चीज को सुधारने का प्रयास भी किया, पर मैं इस चीज को सुधार नहीं सका, क्योंकि पके घड़े पर कच्ची मिट्टी नहीं चढ़ सकती है।
अब महात्मा गांधी जी आगे क्या कह रहे हैं कि हमेशा सोचते रहे कि नंबर अच्छे आने या अच्छी लिखाई का इस चीज़ का असर नहीं होता। जब तक वो इंग्लैंड गए तो उनको इस चीज़ का एहसास तब हुआ, क्योंकि जब हम वैसे जब समय निकल जाता है ना, हमें भी कई चीज़ों का एहसास ऐसे होता है ना। तो इसलिए इस चीज़ में उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान दिया कि जब हमें अपनी लिखाई की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ याद करते रहें या रट्टा मारते रहें कि हमारे नंबर अच्छे आ जाएं, पर अगर हमारी लिखाई अच्छी नहीं तो वो कहते हैं हमारी शिक्षा भी अधूरी है। उन्होंने इस चीज़ का इस मतलब कि इस पाठ में जिक्र किया है। और उन्होंने कहा बाद में उन्होंने अच्छी लिखाई करने की कोशिश की, अपनी लिखाई सुधारने का प्रयास भी किया, पर बड़े होकर उन्होंने कहा वो इस चीज़ में वो सफल नहीं हो सके। और इस चीज़ उन्होंने उदाहरण क्या दिया कि जैसे पक्का घड़ा देखते हो ना आप, पक्का घड़ा जो बनाते हैं जिसमें हम पानी भर के रखते हैं, तो उस पर दोबारा से कच्ची मिट्टी लगाओगे या उसको अलग तरह का आकार देने की कोशिश करोगे, नहीं ना बनता। इसी तरह उनने कहा कि अगर हम छोटी उम्र से ही सही अभ्यास करें लिखाई का तो हमारी लिखाई सुधर सकती है। बड़े होके लिखाई सुधारना बहुत मुश्किल काम है। आगे वो बता रहे हैं कि मेरे संस्कृत शिक्षक काम लेने में बड़े सख्त थे। फारसी के शिक्षक नरम थे। विद्यार्थी आपस में बातें करते कि फारसी बड़ी सरल है। यह सुनकर मैं ललचाया। एक दिन फारसी की कक्षा में जा बैठा। यह देखकर संस्कृत शिक्षक ने मुझे बुलाया और समझाया, तुम्हें संस्कृत समझने में कोई कठिनाई हो तो मुझे बताओ। मैं तो सब विद्यार्थियों को अच्छी तरह संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चलकर उसमें रस ही रस है। देखो, हिम्मत ना हारो। तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो। मैं उन शिक्षक के प्रेम के कारण इनकार न कर सका। आज भी उनका उपकार मानता हूँ कि क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि संस्कृत का अच्छा अध्ययन किए बिना ना रहना चाहिए। अब वो बता रहे हैं कि जब वो छोटी मतलब की कक्षा में थे ना, जैसे हम अलग अलग भाषाएं सीखते हैं, आप जैसे पंजाबी सीखते हो, फिर इंग्लिश है आपके पास, हिंदी है ना। इसी तरह जो पहले समय में क्या होता था कि संस्कृत और फारसी ज़रूरी भाषाएं होती थी, तो संस्कृत सीखना या फारसी सीखना बहुत अच्छा माना जाता था। तो वो बता रहे हैं कि संस्कृत की कक्षा के जो अध्यापक थे वो थोड़े सख्त थे, तो जो फारसी वाले थे वो थोड़े नरम थे। तो जब विद्यार्थी आपस में बातें करते ना कि हमारे शिक्षक तो बड़े अच्छे हैं, तो वो तो बिल्कुल सख्त नहीं है, तो कहते मेरा भी मन एक दिन ललचा गया और मैं संस्कृत की कक्षा छोड़कर फारसी की कक्षा में बैठ गया। पर ये सब उनके अध्यापक ने देखा, संस्कृत वाले अध्यापक ने। तो उन्होंने कहा, इनको बुलाया अपने पास महात्मा गांधी जी को और कहा कि अगर तुम्हें कोई भी मुश्किल होती है ना तो मुझसे पूछो। मैं सभी विद्यार्थियों को बड़े अच्छी तरह से पढ़ाता हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संस्कृत भाषा बहुत ही अच्छी भाषा है। इसमें रस ही रस है और आगे चलकर तुम्हें इस चीज़ का भास भी हो जाएगा, इस चीज़ का पता भी लग जाएगा। तो वाकई ही गांधी जी कहते हैं कि जब वो बड़े हुए ना, थोड़ा सा आगे जब उन्होंने आगे पढ़ाई और की तो उन्हें इस चीज़ का ज्ञान हो गया कि संस्कृत वाकई ही बहुत उपयोगी भाषा है। क्योंकि जितनी भी भाषाएं हैं ना उसका उद्भव स्थान कहते हैं संस्कृत ही है, ज़्यादातर भाषाएं संस्कृत से ही निकली हैं। फिर आगे वो कह रहे हैं, मैं हाई स्कूल में मध्य बुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था, पर यहाँ तक याद है मुझे कभी अपनी होशियारी का भी गर्व नहीं था। इनाम या छात्रवृत्ति पाने पर मुझे आश्चर्य होता था, लेकिन अपने आचरण की मुझे कभी चिंता नहीं रहती थी। हमेशा इस चीज़ की चिंता रहती थी कि कहीं मुझसे भूल से भी किसी का दिल ना दुख जाए। इसमें यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर जाते। शिक्षक का कुछ भी कहना मेरे लिए असह्य होता। अपने से बड़ों तथा शिक्षकों का अप्रसन्न होना मुझे सहन नहीं हो पाता था। मुझे याद नहीं कि मैंने अपने शिक्षक या सहपाठी से कभी भूल कर भी झूठ बोला हो। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे डांट दें, यह मेरे लिए असह्य था। उन्होंने कहा कि मतलब कि हाई स्कूल में भी कभी उन्हें मंदबुद्धि मतलब कि जो पढ़ने में होशियार नहीं होते यानी कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं, कभी ऐसा नहीं उन्हें माना गया। और वो कहते हैं कि पर उन्हें इस चीज़ का भी गर्व नहीं, कि वो गर्व नहीं करते थे कि मैं होशियार बच्चा हूँ, होशियार मतलब कि पढ़ने में बढ़िया हूँ बच्चा ना, बढ़िया अच्छा बच्चा हूँ। पर वो कहते हैं कि उन्हें छात्रवृत्ति यानी कि वजीफा मिलने पर भी कोई आश्चर्य नहीं होता था, लेकिन अपने आचरण की उनको बहुत चिंता रहती थी। उन्हें हमेशा ये रहता था कि कहीं गलती से कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे कोई दुखी हो जाए, या उनके शिक्षक या उनके जो सहपाठी थे वो उनसे दुखी हो जाए। इस चीज़ की चिंता हमेशा उन्हें रहती थी। और वो कहते हैं कि कभी ऐसा भूल से भी ना हो, वो हमेशा अपने मन में सोचते रहते कि भूल से भी मैं कहीं ऐसी गलती ना कर बैठूं। फिर वो बताते हैं कि मुझे याद है कि एक बार उन्हें मार भी खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया। इस बात का मुझे बड़ा दुख था। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की होगी। उन्होंने कहा कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी, उस टाइम मैं बहुत छोटा था,
शायद मैं पहली या दूसरी कक्षा में होऊंगा, ये गांधी जी कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा दूसरी बात का उन्हें दुख है, जब वो 7वीं कक्षा में थे, उस समय के हमारे हेडमास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे। फिर भी वे विद्यार्थियों के प्रिय थे। वह स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम करने को कहते। पढ़ाते अच्छा थे। उन्होंने उनकी ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए, जो ऊपर वाली कक्षाएं यानी कि बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए, उन्हें व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। पता है ना, आजकल भी ये चीजें बहुत प्रचलित हैं। तो उन्होंने कहा मेरा मन इसमें ना लगता था। खेलना अनिवार्य होने से पहले तो मैं कभी व्यायाम करने और या फुटबॉल खेलने को सोच भी नहीं सकता था। मेरी इस चीज में अरुचि थी। पर ये कहते हैं मेरी गलती थी। उस समय मेरे मन में यह गलत विचार था, घर कर गया था कि व्यायाम का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में मैं समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है। अब वो क्या कह रहे हैं कि जब वो 7वीं क्लास में थे ना, 7वीं कक्षा में थे, उस टाइम उनके जो हेडमास्टर थे वो कड़े अनुशासन वाले थे, यानी कि सख्त स्वभाव के थे। तो पर फिर भी वो विद्यार्थियों में बड़े प्रचलित थे, बहुत प्रिय थे। वो हर किसी को कहते थे, खुद तो ठीक काम करते थे पर सबको भी ठीक काम करने को ही कहते थे। पढ़ाते अच्छा थे, इसीलिए सारे विद्यार्थी उनको बहुत पसंद करते थे। पर वो कहते कि एक चीज उन्होंने अनिवार्य की थी, जरूरी की थी, कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम, यानी व्यायाम मतलब कसरत, कसरत करना भी जरूरी है। तो उन्होंने खेलना कूदना भी जरूरी रखा था। उन्होंने कहा था क्रिकेट जरूर खेलो, फुटबॉल जरूर खेलो। पर गांधी जी कहते हैं कि मेरी उसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। पर उस समय बड़ी कक्षा में जाके ये अनिवार्य हो गया था कि खेलना जरूरी है, व्यायाम करना जरूरी है। कहते इसमें मेरी रुचि का एक और भी कारण था। व्यायाम में रुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता। अब वह व्यायाम व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। मैंने पिताजी को सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया, पर हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे। एक शनिवार को स्कूल सवेर का था। अब वो कहते हैं कि व्यायाम में उनकी रुचि तो पहले से थी, कसरत करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, सिर्फ एक सैर करना अच्छा लगता था। वो मानते थे कि सैर करना भी एक तरह का व्यायाम होता है ना। तो उनको पर ये चीज़ें पसंद नहीं थी कि जब कसरत करते हैं, आसन करते हैं, तो इस चीज़ से वो बड़ा डरते थे। तो इसका एक कारण वो बताते हैं कि उनको अपने पिताजी की सेवा भी करनी होती थी, कि जब भी छुट्टी होती ना, जिस तरह ही छुट्टी होती स्कूल से घर जाते, तो वो अपने पिताजी की सेवा करने लग जाते। तो उन्होंने इसके लिए एक प्रार्थना पत्र भी लिखा था अपने अध्यापक को, हेडमास्टर जी को, कि मुझे अपने पिताजी की सेवा करनी थी, इसलिए मुझे छोड़ा जाए। पर उनके जो हेडमास्टर थे वो इस चीज़ को मानने वाले नहीं थे, तो वो उनको बिल्कुल नहीं छोड़ते थे। तो उन्होंने बताया एक शनिवार को स्कूल सवेर का था, शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी नहीं थी, आकाश में बादल थे, इससे समय का पता न चला। बादलों से धोखा खा गया। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने इसे सही नहीं माना और मुझे 1 या 2 मतलब कि आने का जुर्माना देना पड़ा, दंड देना पड़ा। मैं झूठा बना। मुझे भारी दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ, यह कैसे सिद्ध करूँ? कोई उपाय न था। मैं मन मार कर रह गया और रोया। बाद में समझा कि सच बोलने के साथ साथ असावधान भी नहीं रहना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि जब वो मतलब कि एक दिन शनिवार का दिन था, उनने कोशिश की कि मतलब कि ऐसे उनको 4 बजे बुलाया था व्यायाम करने के लिए। तो कहते हैं उनके पास घड़ी नहीं थी, तो बादल भी बहुत थे। जब बादल होते समय का नहीं ना पता लगता, उनको भी समय का पता नहीं लगा, गांधी जी को भी। तो वो लेट हो गए। जब वो पहुंचे ना, तो उस समय सारे जाने जा चुके थे, सभी चले गए। तो वो भी चले गए, बाद में वापस आ गए। तो अगले दिन जब उनसे कारण पूछा तो उन्होंने सब कुछ सच सच बता दिया। झूठ तो वो बोलते नहीं थे, पर किसी ने उनकी बात को माना नहीं और उनको 1 या 2 आने, उस टाइम वो कहते हैं उनको पूरी तरह याद नहीं है, वो दंड देना पड़ा। वो कहते मैं झूठा बना, जबकि वो झूठे नहीं थे। इस चीज़ का उनके मन पर बहुत मतलब गहरा असर पड़ा। इसलिए उन्होंने आगे कहा भी है कि ये नहीं कि हम सच बोलते रहे। उन्होंने कहा सच बोलने के साथ साथ हमें असावधान भी नहीं होना चाहिए, हमें सावधानी भी रखनी चाहिए कि आपकी बात मान भी सकें। हर चीज़ में ये नहीं सोचना चाहिए कि हर कोई आपकी बात मान ही जाओगा कि आप सच बोल रहे हो। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा, है ना, समझ भी आ गया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और अब थोड़े से प्रश्न पूछ लिए, आपको समझ आया कि नहीं आया? बताओगे मुझे कि पितृभक्त का मतलब क्या है?
पितृभक्त मतलब पिता की भक्ति करने वाला, जो पिता की पूरी बात मानते हैं। आप भी मानते हो ना, आप भी अच्छे बच्चे हो, अपने मम्मी पापा की बात अच्छी तरह से समझा करो, माना करो, ठीक है। माता पिता की बात माना करो, ये एक अच्छा गुण है, सही आदत है। आगे चलकर ये आपको बहुत अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती है। और व्यायाम, व्यायाम का मतलब है कसरत, है ना, किया था ना, हमने पढ़ा था। अच्छा, अब ये बता दो गांधी जी का पूरा नाम क्या था। वेरी गुड, गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। क्योंकि पिछले समय में क्या होता कि जो पिता का नाम है ना, वो भी हमारे नाम के साथ जुड़ जाता था। जैसे उनका नाम था मोहनदास, तो पिता का नाम था करमचंद, तो उनके नाम के साथ कैसे हो गया, मोहनचंद करमचंद, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, क्या नाम था गांधी जी का पूरा, मोहनदास करमचंद गांधी। और उनका जन्म कब हुआ था, हाँ जी, शाबाश, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर में हुआ था। वेरी गुड, उम्मीद है सारे बच्चों को अच्छी तरह से पाठ समझ आ गया है ना। तो अब आप सबने इसको एक बार फिर से अपने मन में सोचना है कि जो हमने पाठ पढ़ा था, और ये भी ध्यान रखना है कि जो भी कुछ हम पढ़ते हैं ना, उसको अपने जीवन में उसका प्रयोग भी करना है। ये नहीं कि पाठ पढ़ा और भूल गए, क्योंकि पाठ हम पढ़ते ही इसलिए हैं कि हम अच्छी बातें सीख सकें, है ना, जिसका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव पड़े और हम एक अच्छे इंसान बन सकें। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। और अगली बार मिलेंगे अगला पाठ लेके, ठीक है। रेडियो।